एक कार को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कौन करता है? इंजीनियर्स, राइट? हमें लगता है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवीएच सॉफ्टवेयर वाले इंजीनियर्स और ना जाने कौन कौन से तरीके के इंजीनियर्स मेहनत करते हैं, तब जाकर एक गाड़ी बनती है। ये बात बिल्कुल सच भी है, लेकिन ये बात भी सच है कि इंजीनियर सिर्फ गाड़ी बनाते हैं, लेकिन कौन सी गाड़ी बनानी है ये उन्हें बताते हैं एमबीए वाले। कार किस सेगमेंट में आएगी, वो कैसी दिखाई देनी चाहिए, उसके अंदर कॉस्ट कटिंग किस किस तरीके की करी जाएगी ताकि गाड़ी पर पैसे भी कमाए जा सके, ये सारी की सारी चीजें एमबीए वाले ही डिसाइड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट प्लानर्स, फाइनेंस वाली टीम और मार्केटिंग के लोग। लेकिन ये बातें मैं आखिर आपको क्यों बता रहा हूँ भला? क्योंकि एक इंजीनियर अच्छी तरीके से जानता है कि ये गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स तभी ठीक रहेंगे जब उसमें बटन्स होंगे, स्क्रीन्स कम होंगी, इंडिया की सड़कों के हिसाब से छोटे व्हील्स लगाए जाएंगे। लेकिन एमबीए वाले जानते हैं कि ये गाड़ी तभी बिकेगी जब उसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड स्क्रीन से सजा होगा और गाड़ी की छत पर एक 5x4 का छेद होगा। लेकिन अब चीजें सनरूफ से भी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि गाड़ी बेचने के चक्कर में ऐसे ऐसे फीचर्स को ऐड किया जाने लगा है जो कि हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की जगह खराब करते जा रहे हैं। ये फीचर्स बिकते हैं क्योंकि ये दिखते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें ऑपरेट करना या तो मुश्किल है या फिर खतरनाक। और इतना कि टच स्क्रीन्स के अंदर फंक्शंस देना या फिर इस टाइप के डोर हैंडल्स यूरोप और चाइना के अंदर बैन तक होने वाले हैं। और इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 6 से 7 नए फीचर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, जो कि ना ही सिर्फ अननेसेसरी हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़कर ये आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। बात बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी, सारे के सारे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ होगी, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो आप में से, क्योंकि सिर्फ 25% लोग ही सब्सक्राइब्ड हैं। और जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं टच पैनल्स की। देखो, अगर आपकी गाड़ी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए टच कैपेसिटिव बटन्स दिए गए हैं तो आपको अपनी मुंडी नीचे घुमानी ही पड़ेगी। ये टच कैपेसिटिव बटन्स एक बार नीचे देखे बिना दबते ही नहीं है। मेरी खुद की कार के अंदर भी ऐसे ही टच कैपेसिटिव बटन्स दिए गए हैं और आज तक भी मैं इन्हें बिना देखे यूज नहीं कर पाया हूँ, और ये अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं वाइल ड्राइविंग। और इसीलिए कार्स में टच कैपेसिटिव बटन्स को देने का विरोध मैं हमेशा से ही अपने चैनल पे करता आया हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि कई कार बायर्स, खासकर नई जनरेशन के जो कार बायर्स हैं, उन्हें ये टच कैपेसिटिव बटन्स काफी ज्यादा पसंद हैं, और इसीलिए ब्रांड्स इस टाइप के इंटीरियर्स लगातार अपनी कार्स के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। कई ब्रांड्स की कार्स में 2025 के स्टार्टिंग में फिजिकल बटन्स आया करते थे, लेकिन अब उनको बदलकर टच कैपेसिटिव वाले बटन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इन ब्रांड्स में महिंद्रा, हुंडई, टाटा और इवन मारुति तक शामिल हो चुके हैं। हुंडई की क्रेटा में पहले एसी कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन्स आया करते थे, लेकिन अब उन बटन्स को रिप्लेस करके टच कैपेसिटिव वाले बटन्स लगा दिए गए हैं। वैसे ही महिंद्रा की XUV 700 में पहले बढ़िया क्लिकेबल बटन्स आया करते थे और उन्हीं से एसी वगैरह ऑपरेट होता था, लेकिन अब उन्हें निकालकर टच कैपेसिटिव वाले बटन्स लगा दिए गए हैं। एक्चुअली महिंद्रा तो एक स्टेप और ऊपर चली गई है। उन्होंने अपनी नई जनरेशन कार्स जैसे कि EVs और 7X100 में सिर्फ 4 से 5 कैपेसिटिव बटन छोड़े हैं, मतलब फिजिकल वाले नहीं है, जो छोड़े हैं वो भी टच कैपेसिटिव वाले ही हैं, और बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो स्क्रीन के अंदर डाल दिए हैं। AC भी आपको स्क्रीन से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। और सिर्फ महिंद्रा ही नहीं, सुजुकी ने भी अपनी ई-विटारा के अंदर जो ACA कंट्रोल्स हैं वो स्क्रीन में दे दिए हैं, और MG की हेक्टर और विंडसर वगैरह में तो ये पहले से ही ऐसे आते थे। यार ये बहुत बड़ा इशू है अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। इतना बड़ा कि 2026 से यूरो एनकैप ने अपने क्रैश एनालिसिस प्रोटोकॉल में HMI यानी कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके चलते कार ब्रांड्स को कॉमनली यूज फंक्शंस के लिए डेडिकेटेड और सेपरेट फिजिकल बटन्स और लीवर वगैरह देने पड़ेंगे। लेकिन यूरो एनकैप कॉमनली यूज बटन्स आखिर मानता किन्हें है? इसका जवाब तो मुझे यूरो एनकैप की वेबसाइट पे नहीं मिला, इसीलिए मैं ETSC यानी कि यूरोपियन ट्रांसिट सेफ्टी काउंसिल की वेबसाइट पे गया, और उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि यूरो एनकैप जिन फंक्शंस को कॉमन मान रहा है जिनके लिए डेडिकेटेड बटन्स होने चाहिए उनके हिसाब से, वो हैं इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट, हॉर्न, विंड स्क्रीन वाइपर्स और SOS फंक्शन, यानी कि वो बटन जो आप इमरजेंसी की सिचुएशन में दबाते हो। यानी अगर ये जो इनके हिसाब से कॉमनली यूज फंक्शंस हैं इनके लिए डेडिकेटेड बटन्स नहीं दिए गए तो कार्स इनके सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर फुल मार्क्स नहीं लेकर आ पाएंगी। और अगर सिर्फ इन्हीं फंक्शंस को यूरो एनकैप कंसीडर कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये पूरा इंसाफ नहीं है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है डीफॉग करने के लिए, हीटिंग चालू करने के लिए, टेम्परेचर को सेट करने के लिए। बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम अपने गाड़ी के एयर कंडीशनिंग यूनिट को यूज़ करते हैं, और इनके लिए डेडिकेटेड बटन होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद अपनी गाड़ी के अंदर ये फील कर चुका हूँ कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं इनको ऑपरेट करने के लिए, ये जो टच कैपेसिटिव बटन होते हैं या फिर जो स्क्रीन के अंदर लगाए देते हैं इनके लिए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, स्वीडन की ऑटो मैगजीन वे विल्गारे ने एक टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने ये पाया कि स्पेशली अगर आप स्क्रीन के थ्रू फंक्शंस को कंट्रोल करते हो तो आपको ऐसा करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस टेस्ट के लिए उन्होंने 12 कार्स को 110 किलोमीटर/आवर की स्पीड्स पर दौड़ाया और 4 टास्क हर कार के अंदर करे, और इन 4 टास्क को करने में सबसे ज़्यादा टाइम जिस गाड़ी के अंदर लगा वो थी MG की मार्वल R, जिसके अंदर टैबलेट नुमा ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगा रखी है, और इस गाड़ी के अंदर इन टास्क को करने में जो टाइम लगा वो था 44.9 सेकंड्स। वहीं जिस गाड़ी के अंदर इन टास्क को करने में सबसे कम टाइम लगा वो थी 2005 की वॉल्वो V70, जिसमें
इन सब टास्क को करने में सिर्फ 10 सेकंड लगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डैशबोर्ड ऐसा दिखाई देता है, यानी कि इसके डैशबोर्ड पे बटन्स भरे हुए हैं। अब ये तो रही टाइम की बात कि इन टास्क को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा। अब यही जो 4 टास्क को कंप्लीट करने में वक्त लगा, इसको अगर हम डिस्टेंस में नापे, यानी कि एक गाड़ी इन टास्क को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है, तो उसमें जिस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा वो थी एमजी की कार, अगेन वही वाली गाड़ी। उस गाड़ी ने लगभग 1372 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि लगभग 1.4 किलोमीटर इन 4 टास्क को कंप्लीट करते करते। वहीं जिस गाड़ी ने सबसे कम डिस्टेंस कवर करा वो थी वॉल्वो की वही पुरानी वाली गाड़ी, जिसने सिर्फ 306 मीटर कवर किया। और बाकी कार्स ने कितना कितना डिस्टेंस कवर करा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इनमें से ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो मॉडर्न है और इनके अंदर स्क्रीन ही दी गई हैं इनको ऑपरेट करने के लिए। अब आप खुद सोचो, हाई स्पीड्स पर अगर आप 30 से 40 सेकंड्स भी डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग करोगे तो आपकी गाड़ी कहाँ पहुंचेगी जाकर। अब देखो, वैसे तो ज्यादातर ब्रांड स्क्रीन की तरफ ही जा रहे हैं इंडिया के अंदर स्पेशली, लेकिन जो सेल्टॉस है, जो अभी सेल्टॉस आई है, उसके अंदर मैंने ये देखा कि उसके अंदर खूब सारे फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, जिससे कि उस गाड़ी के अंदर कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस को ऑपरेट करना आसान हो जाता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर भी मैंने कंज्यूमर्स का अनरीजनेबल पर्सपेक्टिव और डिमांड छुपी हुई देखी, क्योंकि आप देखो कि सेल्टॉस के जो निचले वेरिएंट्स हैं ना, उनमें एसी के हर एक कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट बटन्स दिए गए हैं। वहीं पे जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनके अंदर ये बटन्स आधे से भी कम है, क्योंकि लोग मान के बैठे हैं कि ये जो स्क्रीन्स होती है ना बड़ी बड़ी, इनको लगाना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है कंपनीज को, और ये महंगे फीचर्स होते हैं, इसीलिए टॉप वेरिएंट्स के अंदर आते हैं। पर मोस्ट केसेस में ये उल्टा होता है, क्योंकि स्क्रीन्स के अंदर फंक्शंस देना सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं बनाना पड़ता कंपनीज को। खैर, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, इसीलिए अब हम तीसरे अनवांटेड फीचर की तरफ चलते हैं, जो कि है थर्ड स्क्रीन। देखो, थर्ड स्क्रीन से मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, स्पेशली अगर ड्राइवर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर को इससे कोई खासी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। लेकिन थर्ड स्क्रीन को लेकर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कार्स के अंदर थर्ड स्क्रीन बस इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि मार्केटिंग वालों को ऐसी गाड़ी बेचना ज़्यादा आसान होगा। पहले महिंद्रा ने किया अपनी ईवीज के अंदर, फिर टाटा अपनी सियरा के अंदर लेकर आई, और अब महिंद्रा अपनी 7XO के अंदर भी बेस वेरिएंट से ही थर्ड स्क्रीन लेकर आ चुकी है। देखो, मेरा मानना ये है कि ये जो थर्ड स्क्रीन है, इसकी वजह से जो को पैसेंजर हैं उनको सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं रहेगी, वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप लॉन्ग ड्राइव्स पर हो, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर ऑलरेडी फटीग हो चुकी होती है ड्राइवर को, और ऐसे वक्त पे जो को पैसेंजर होता है वो अक्सर ड्राइवर की एक्स्ट्रा सेट ऑफ आइज के तरीके से काम करता है और हेल्प करता है बड़ी अनहोनी होने से पहले उसको भांपने में। इसके अलावा कुछ कार्स के अंदर प्राइवेसी ग्लास भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ड्राइवर की जो साइड आई होती है ना, उसकी वजह से उसको थर्ड स्क्रीन दिखाई देती रहती है, और ये भी दिखाई देता रहता है कि जो पैसेंजर है वो अपनी स्क्रीन पर क्या कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा खर्चा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। चलो अब गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आज के सबसे बड़े ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि फ्लश डोर हैंडल्स। पिछले 2-3 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि ये जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं, इनकी तादाद गाड़ियों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ये वाले हैंडल्स इन्हें एक तरफ से दबाकर दूसरी तरफ से खोलना पड़ता है। ये नई कार्स के अंदर स्टैंडर्ड फीचर की तरीके से बनते जा रहे हैं। इस टाइप के जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं, इनकी शुरुआत टेस्ला मॉडल एस से हुई थी, और टेस्ला ने इस टाइप के डोर हैंडल्स को इसलिए अपनी गाड़ियों के अंदर लगाया था, या एटलीस्ट वो बोलते तो यही है कि इससे ड्रैग कोफिशिएंट कम होता है गाड़ी का, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि एरोडायनामिक्स में इन डोर हैंडल्स का योगदान बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही हल्का सा फर्क पड़ता है गाड़ी के एरोडायनामिक्स में अगर आप ये वाले डोर हैंडल्स लगाते हो नॉर्मल हैंडल्स के बजाय। लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बहुत बड़ी है। एक्चुअली चाइना ने इन डोर हैंडल्स को बैन करने का डिसाइड करा है, और बाकी देश भी उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चलो वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझो कि मार्केट के अंदर 2 टाइप के फ्लश डोर हैंडल्स हैं। एक तो वो जो आप मैनुअली रॉक ऑन वाली उंगलियां बना के खोलते हो, और दूसरे वो जो इलेक्ट्रिकली अपने आप पॉप आउट होते हैं और उन्हें आप फर्दर अनलैच करते हो खींचकर। अब जो मैनुअल डोर हैंडल्स हैं वो कोई खास स्ट्रेस का कारण नहीं है, क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए बस आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है। एटलीस्ट मुझे तो यही लगा, मैंने कई गाड़ियां चला ली हैं ऐसी वाली। लेकिन जिन डोर हैंडल्स को लेकर चाइना की सरकार सख्त है वो हैं ये ऑटोमेटिक पॉप आउट होने वाले डोर हैंडल्स, जो कि महिंद्रा की नई जनरेशन ईवीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, BYD कार्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सेल्टॉस के टॉप वेरिएंट के अंदर भी देखने को हमें मिलते हैं, और लग्जरी कार्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेंज रोवर वगैरह और मर्सिडीज की कुछ गाड़ियों के अंदर ये आते हैं। अब इस टाइप के डोर हैंडल्स को बैन करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि चाइना के अंदर कई इस तरीके के केसेस हुए हैं जहां पर एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के अंदर पावर आउटेज हो गया, जिसकी वजह से हैंडल पॉप आउट हुए ही नहीं और डोर खुल नहीं पाए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर देरी हुई और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे ही चाइना की कई इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर की तरफ भी बटन दिए गए हैं डोर को अनलैच करने के लिए, जिसमें कि शॉर्ट सर्किट्स और पावर आउटेजेस वगैरह की वजह से लोग इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर गाड़ी के अंदर ही ट्रैप हो गए। तो इन्हीं बड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए चाइना के अंदर इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स को बैन करे जाने की बात करी जा रही है। और सिर्फ चाइना अकेला नहीं है,
यूरोप और अमेरिका के अंदर भी इस तरीके के बैन लाए जा सकते हैं। यूएस में तो NHTSA ने 1,74,000 टेस्ला मॉडल वाइस पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है, क्योंकि इन कार्स के अंदर डोर्स के इनऑपरेबल होने की खबरें आ रही थी, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों के दरवाजे तक नहीं खोल पा रहे थे कुछ गाड़ियों के। वैसे आप लोगों ने ध्यान दिया कि ये जो बैन की खबरें हैं ये सबसे पहले चाइना से आई हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि सारे के सारे उल्टे सीधे टेक गाड़ियों के अंदर जो डाल रहा है वो चाइना ही है। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन डैशबोर्ड पे, ये रिट्रैक्टेबल हैंडल्स और ये थर्ड स्क्रीन वगैरह, ये सब कुछ ना चाइना से ही आ रही है। मतलब बेशक अमेरिका वगैरह के अंदर इनको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन चाइना ने ही इनको मास मार्केट गाड़ियों के अंदर डाला है और हद से ज्यादा डाला है। अगला प्रॉब्लमेटिक फंक्शन या फिर जो फीचर है वो मेरे हिसाब से स्प्लिट हेडलाइट्स हैं। स्प्लिट हेडलाइट्स वैसे मेरे को दिखने में तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर पसंद और नापसंद की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिजाइन है ना, इसकी वजह से लाइट्स के टूटने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये ना काफी नीचे माउंट होती है नॉर्मल लाइट्स के मुकाबले, जिसकी वजह से छोटे मोटे क्रैशेस के अंदर भी मेन हेडलाइट के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और हेडलाइट्स ना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं। फ्रॉन्ग, सिरोस और ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनके अंदर स्प्लिट हेडलाइट्स आती हैं और इनको काफी नीचे प्लेस किया जाता है। आप खुद कंपैरिजन देख सकते हो, नॉर्मल हेडलाइट और स्प्लिट हेडलाइट वाली जो गाड़ियां हैं उनकी हेडलाइट का लेवल उनके व्हील आर्च के मुकाबले आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। इस केस के अंदर स्पेशली अगर मैं सिरोस की बात करूं तो मुझे इस गाड़ी के साथ ये खतरा और भी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी लाइट नीचे भी है और साइड में भी रैप अराउंड हो रखी है। तो ये भी एक फीचर ऐसा लगता है मुझे जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दो नए प्रॉब्लमेटिक फीचर्स या फिर फंक्शंस ऐसे भी हैं जो कि गाड़ी के स्टार्ट और बंद होने से जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला है ऑटो स्टार्ट स्टॉप। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी हॉल्ट पर आती है और कुछ सेकंड के लिए रुकती है, वो अपने आप बंद हो जाती है, और जैसे ही आप क्लच दबाते हो गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। और ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग फीचर है, क्योंकि गाड़ी बंद होते ही एसी भी बंद हो जाता है, और इंडिया की गर्मी के अंदर एसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप की वजह से एसी बंद होगा ही होगा, और इंजीनियर्स जानते हैं इस बारे में। फिर भी ब्रांड से परेशान करने वाला फीचर आखिर देते क्यों हैं? आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि गाड़ी में बैठते ही उनको पहले ये फंक्शन बंद करना पड़ता है, तभी वो चैन से गाड़ी चला पाते हैं, और हर बार उनको जब भी गाड़ी चालू करते हैं ऐसा करना पड़ता है। देखो, ये परेशान करता है, फिर भी ब्रांड्स इस फीचर को इसलिए आपकी गाड़ी के अंदर देते हैं ताकि वो कैफे नॉर्म्स को मीट कर सके, क्योंकि इस फीचर की वजह से जो क्लेम्ड रेंज है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ऐसा करने में ब्रांड्स को हाइब्रिड और ईवी पावर ट्रेन डेवलप करने जितना खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। और इसीलिए महिंद्रा जैसे ब्रांड्स जिनकी फ्लीट्स में डीजल कार ज्यादा हैं, वो इस फंक्शन को देते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। इससे शायद वो सरकारी रिक्वायरमेंट्स को तो मीट कर पाते होंगे, लेकिन ट्रैफिक में जो बार बार गाड़ी का इंजन बंद चालू होता है ना, उसकी वजह से आपकी बैटरी, स्टार्टर, मोटर, इंजन और इवन एसी का जो वेयर एंड टेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और गर्मी तो आपको लगती ही लगती है। अच्छा, एक लास्ट फीचर जो मेरे को पर्सनली बड़ा अजीब सा और कंसर्निंग सा लग रहा है वो है कीलेस स्टार्ट। ये फीचर फिलहाल ईवीज के अंदर ही देखने को मिलता है, और इंडिया में बहुत ही कम गाड़ियां हैं जिनके अंदर ये देखने को मिलता है। एमजी की कुछ गाड़ियां हैं और कुछ बहुत महंगी गाड़ियां होंगी, मुझे ढंग से पता नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ आप बता देना। इसमें क्या होता है कि कार चालू करने के लिए आपको कोई भी बटन दिया ही नहीं जाता गाड़ी के अंदर। कार में आप जैसे ही आके बैठते हो, आप मान के चलो गाड़ी का इग्निशन ऑलरेडी ऑन है, और ये सब बस की के अंदर दिए गए प्रॉक्सिमिटी सेंसर की मदद से होता है, क्योंकि आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ दूर जाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और जब पास आओगे तो चालू हो जाएगी। इंजन तो होता नहीं है, बस मोटर में करंट जाना चालू हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी नीड क्या है। इस फीचर को देखकर आप कितना ही टाइम और एफर्ट एक इंसान के बचा लोगे। आपको गाड़ी के अंदर आके बैठना और इसको बस डी के अंदर डालना है और गाड़ी अपने आप चलना चालू हो जाएगी बिना किसी इग्निशन बटन के। मेरे हिसाब से ये फीचर थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि हमें सालों से गाड़ी का बटन दबाने की या फिर गाड़ी की चाबी घुमाने की आदत है। अभी तक हमारे दिमाग के अंदर ये बात ट्यून्ड है कि जब तक हम गाड़ी का बटन नहीं दबाएंगे तब तक गाड़ी चालू नहीं होगी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ये चीज़ बदल जाती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो फीचर है ना प्रॉब्लमेटिक है। तो यही थे वो फीचर्स और फंक्शंस जो मेरे हिसाब से थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, और ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप थोड़ा सा वाइज डिसीजन लो, क्योंकि अगर आप गाड़ी खरीदते टाइम वाइज डिसीजन लोगे तो ब्रांड्स भी इस तरीके के फंक्शंस अपनी गाड़ियों में डालने से बचेंगे। क्योंकि एज आई सेड इन द इंट्रो ऑफ द वीडियो, गाड़ी को सिर्फ इंजीनियर्स नहीं बनाते हैं, MBA वाले भी बनाते हैं जिनको गाड़ी आपको बेचनी भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी छोड़िए। और हाँ, मेरा एक कोर्स भी है जहाँ पर मैंने ये सिखाया है कि आप इस तरीके की वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च करना कैसे सीख सकते हैं। बहुत डिटेल में बताया है सब कुछ उसके अंदर। प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, स्केलेटन कैसे बना सकते हो आप। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस के लिए टाइट स्क्रिप्ट्स और रिसर्च करना सीखना चाहते हो तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप। मैंने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।